बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के साथ ही एक बार फिर से जात पात की राजनीति ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक परवान चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो चुकी है। लोगों को लग रहा है कि अति पिछड़ा जिसके साथ होगा वही कुर्सी पर काबिज होगा, चाहे वो बिहार में सत्ता की बात हो या फिर केंद्र की सत्ता की बात हो। दोनों ही स्थलों पर सत्ता तक पहुंचने के लिए अति पिछड़े और पिछड़े वोटों की आवश्यकता अवश्य होगी। बिहार का जातीय गणना ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। आखिर बिहार में एक बार फिर से आज से 70 वर्ष पहले की बात क्यों सामने आ रही है? आजाद भारत में जब कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई तो एक समय ऐसा आया जब अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति को लेकर मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हुई और यह राजनीति लंबे अरसे तक जारी रही और इस राजनीति की उपज ही लालू प्रसाद यादव हुए, क्योंकि यह राजनीति ऐसी राजनीति हुई कि जात पात की राजनीति को लेकर बिहार दहलता रहा और बिहार में जाति पाति की राजनीति जब परवान चढ़ी तो अगरा बनाम पिछड़े की लड़ाई सामाजिक स्तर पर निचले स्तर पर भी जारी रही। मेरी एक पुस्तक है बिहार का सत्ता संग्राम, जिसे भारत की सबसे बड़ी पब्लिशर्स ब्लू रोज पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 55 पर एक शीर्षक है, बीपी मंडल पिछड़ों का मसीहा बनकर जीवंतता कायम की। और यह शीर्षक आप भी देख सकते हैं जो यह शीर्षक है। और इस शीर्षक में हमने इस बात का उल्लेख किया था कि 27% आरक्षण देकर बीपी सिंह अग्रे वर्ग से होने के बाद भी पिछड़ों के मसीहा बने थे, लेकिन यह मंडल आयोग बीपी मंडल की ही देन थी। बीपी मंडल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सांसद रहते हुए भी बिहार की कुर्सी पर कब्जा जमाने की कोशिश की और इस कोशिश का नतीजा यह हुआ कि वे मंत्री बनाए भी गए और हटाए भी गए। वे लोहिया के समर्थक भी बने और लोहिया के विरोधी भी बने, जिसका जिक्र हमने बिहार के सत्ता संग्राम नामक इस पुस्तक में किया है, जिसे मैंने खुद लिखा है। और इस पुस्तक में एक बिंदु है जिसे आप देखेंगे तो पारा नंबर 1 में 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक महज 50 दिन सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अति पिछड़ों के लिए वह सब किया जो उसे उस समय करना था। और यह लड़ाई ऐसी लड़ाई हुई कि मंडल आयोग का गठन कर दिया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट जब सामने आई थी तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सरकार में यह धूल फांकती रह गई, लेकिन जब बीपी सिंह सरकार में आए और प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए तो उन्होंने इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। बीपी मंडल भले ही आज नहीं हो, लेकिन बीपी मंडल की यह जात पात की राजनीति और अति पिछड़े तथा पिछड़े के हितैषी बनने का जो सपना था वह बीपी सिंह के समय में अवश्य पूरा हो गया। बीपी सिंह के समय में जो सपना पूरा हुआ था उस सपना पर नीतीश कुमार विगत दिनों पानी फेरकर विकास की राजनीति कर रहे थे, लेकिन जब बिहार में फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की गठबंधन पूरी शक्ति के साथ काम करने लगा और बिहार में मौजूदा सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुए, तो इसका फल ये हुआ कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने जातीय गणना कराने को लेकर नीतीश कुमार से मिलकर एक बहुत बड़ी रणनीति पर काम किया। और इस काम का नतीजा ये हुआ कि जब जनगणना जो 2021 में होना था वह
असफल हो रहा था, इस बीच बिहार सरकार ने अपने बल पर जातीय गणना करा ली और इसके आंकड़े सार्वजनिक किए। इन आंकड़ों ने भारत भर में भूचाल ला दिया, क्योंकि बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा की आबादी इतनी बड़ी है, यह लोग पहले से अंदाजा भी नहीं लगा सके थे। क्योंकि बिहार ही नहीं, पूरे देश में 27% जो आरक्षण मिला है पिछड़ा अति पिछड़ा को, वह आबादी के हिसाब से ही उस समय अनुमानतः था। लेकिन आज जो जनसंख्या सामने आई है, उस जनसंख्या के हिसाब से अब यदि आरक्षण की बात होती है तो आने वाले 2 दशक तक इसी जातीय गणना को आधार मानकर बिहार की राजनीति इसी के आसपास चक्कर काटती रहेगी। 1990 से लेकर 2023 तक के शासनकाल में लगभग 33 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में इसी पिछड़ा और अति पिछड़ा के नारे की बदौलत सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं। और यह जातीय गणना एक बार फिर से नीतीश को वही बल दे गया, तेजस्वी प्रसाद यादव को वही बल दे गया जिसकी कल्पना बीपी मंडल ने की थी। आखिर जातीय गणना से इस प्रकार का माहौल कायम हुआ है बिहार में कि आने वाले समय में अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग का सपोर्ट जिस राजनीतिक दल को होगा, वही लोकसभा में भी और वही विधानसभा में भी कुर्सी पर काबिज होगा। इस जातीय गणना के सामने आने के बाद सारे उथल पुथल की जड़ जातीय गणना को ही माना जा रहा है। बीजेपी अब सतर्क हो गई है और वह जातीय गणना पर विरोध जताने के बदले अपना सुर बदल लिया है और अति पिछड़ा को लुभाने का प्रयास करना आरंभ कर दिया है। इधर अन्य राजनीतिक दल भी अति पिछड़ा और पिछड़ा कार्ड खेलने को लेकर बिहार में अब राजनीति करने लगे हैं। कई नेता तो अति पिछड़ा और पिछड़ा समेत कई जाति के गणना आंकड़े को पर अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन इस विरोध की जड़ में क्या है? जातीय गणना के आंकड़े इस बात को साफ कर दिया है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जिस राजनीतिक दल या फिर जिस उम्मीदवार के साथ होगा, वही बिहार एवं देश की सत्ता पर काबिज होगा। आपको पता है कि जेल से बाहर निकालने में नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को कितना सहयोग किया, और इस सहयोग के बाद जब राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुर का कुआं नाम की कविता पढ़ डाली तो आनंद मोहन बिफर पड़े। लेकिन कल की जो बैठक हुई है आनंद मोहन और नीतीश कुमार के बीच, उससे एक बात साफ हो गई है कि आनंद मोहन के स्वर अब ढीले पड़ेंगे। और यह स्वर इसलिए भी ढीले पड़ेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें समझा भी दिया है और परिणाम के बारे में भी विस्तार से बता दिया है। सबसे बड़ी बात है, आनंद मोहन को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आकर नीतीश कुमार ने एक पैगाम राजपूत बिरादरी के लोगों को भी दिया है, और इसका यदि सफलता नीतीश कुमार एवं आनंद मोहन को मिलती है तो आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में राजपूत बिरादरी महागठबंधन की ओर जाता है या नहीं, यह तो परिणाम बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार को भरोसा है कि राजपूत बहुल विधानसभा क्षेत्रों में आनंद मोहन के सहारे वे लोकसभा की सीढ़ियां अवश्य चढ़ेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव की रणनीति इस प्रकार से कारगर होगी, यह नीतीश कुमार ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन लालू के पुत्र होने के नाते और लालू के रास्ते कदम पर चलने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजनीतिक रूप से एक रणनीति के तहत देश की सत्ता को बिहार के रास्ते हिलाने का एक प्रयास किया है। जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद अब विभिन्न राज्यों में भी जातीय गणना कराने को लेकर वहां की मौजूदा सरकार अब अपना कार्य प्रारंभ करने ही वाली है। ऐसी स्थिति में देश भर में एक बार फिर से विकास की लौ की जगह जाति पाति के आंकड़े और जात पात की राजनीति सर चढ़ कर बोलेगी। जिसकी शुरुआत 1967 में हुई थी, वह एक बार फिर घूम फिर कर पृथ्वी गोल है ऐसा लग रहा है। राजनीति में भी
गोलाकार स्वरूप है और 2023 में भी यह राजनीति जाति पाति पर आकर आधारित दिख रही है। जेपी नड्डा जब बिहार आए तो उन्होंने जातीय गणना पर विरोध जताने के बदले उन्होंने अति पिछड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अति पिछड़ों के हित की बात अपने मंच से कर डाली। इस प्रकार से बीजेपी ने अपना सुर बदल लिया और यहाँ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जातीय गणना कराकर अपनी पीठ थपथपा ली। देखने वाली बात यह है कि आने वाले 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। जातीय गणना का असर यदि दिखेगा तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन का बोलबाला देखने को मिलेगा और जातीय गणना के परिणाम यदि बीजेपी की ओर मुखातिब हुए तो इसका अर्थ यह है कि जातीय गणना के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बिहार में गुल खिलाना चाहती है, लेकिन कुल मिलाकर जातीय गणना ने बीजेपी के समीकरण को ही बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसी स्थिति में बीजेपी इन दिनों अपनी राजनीतिक चाल से बिहार की जनता को लुभाने का प्रयास अवश्य कर रही है, लेकिन जातीय गणना ने इनके सभी लुभावने वादों पर पानी फेर दिया है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व नरेंद्र मोदी का क्या जलवा होता है। अमित शाह कई सभा कर चुके हैं और बीजेपी, लोजपा एवं उपेंद्र कुशवाहा तथा जीतन राम मांझी के दलों को मिलाकर बिहार में चुनाव लड़ने की जो नरेंद्र मोदी की रणनीति है, उस रणनीति पर महागठबंधन वर्तमान में जातीय गणना कराकर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।